Hello everyone. Today we will start new chapter of Political and Social Life, chapter 8, Confronting Marginalization. Previous chapter में हमने marginalization पढ़ा था कि क्या होता है. That is a situation where we जब हम किसी पर्सन को या किसी कम्युनिटी को साइड कर देते हैं, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारे जो सोशल अफेयर्स होते हैं, हमारी जो मैन एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं. दैट इज़ मार्जिनलाइजेशन. ओके, तो कन्फ्रंटिंग मीन्स उसे कैसे फेस किया जाता है. सो लेट्स बिगिन. वी नो दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड मैनी टाइम्स इट हैज़ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत अलग अलग तरह के पीपल हैं. सो बहुत टाइम क्या होता है कि मार्जिनलाइजेशन चैलेंज करना ही पड़ता है. The groups who experience inequality, injustice or discrimination suffer and this becomes a hindrance in the progress of a country. So जो ग्रुप होता है जो inequality को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनके साथ inequality होती है, injustice होता है या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसकी वजह से कंट्री की प्रोग्रेस में रुकावट आती है. Thus the Indian Constitution provides equal status to all its citizens and safeguards us against any kind of discrimination. इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएं सभी सिटीजन्स को, और उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सो लेट्स फाइंड आउट. Recall your previous knowledge about the countries all over the world, especially India, and discuss the following questions. There was a remote, unexplored country where the population consisted of two extreme classes, the rich and the poor. Remote unexplored country है जहाँ पर population को two classes में divide किया गया है. One is rich and another one is poor. Wealthy constituted the upper class and poor as the lower class. जो wealthy peoples है उन्हें rich class में कंसिडर किया गया है एंड द पुअर इज एज लोअर क्लास. द वेल्दी हैड एन अपर हैंड ऑन एवरीथिंग एंड दिस वुड इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सोसाइटल रूल्स दैट डोमिनेटेड द पुअर. जो वेल्दी पीपल है, रिच पीपल है, उनका हाथ हमेशा ऊपर ही होगा और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सोसाइटल रूल्स बनाए गए जो कि फॉलो करने पड़ते हैं सभी को, और वो लोग पुअर पीपल के ऊपर डोमिनेट करते हैं और ऐसा जनरेशन टू जनरेशन होता आ रहा है. द पुअर डिड नॉट हैव परमिशन टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स अवेलेबल इन द कंट्री. जो पुअर होते हैं उन्हें राइट्स नहीं है कि वो सारे काम कर सके, वेयर इज रिच कुड डू वर्क ऑफ देयर चॉइस. लेकिन जो रिच पीपल है उनके पास उन्हें चॉइस दी गई है कि वो किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं. एज ए रिजल्ट रिच कंटिन्यूड बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर विथ ईच पासिंग डेज. इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिच पीपल है वो लोग और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं. इवन रेसिडेंशियल एरियाज वर डिवाइडेड एंड पुअर डिड नॉट हैव परमिशन टू एंटर दोज एरियाज. जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं उसे भी डिवाइड कर दिया गया है कि जो रिच पीपल होते हैं उनका रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है और जो पुअर होते हैं उनका रेसिडेंशियल एरिया डिफरेंट होते हैं. Such restrictions continued, suppressing the poor to such a level that they were not even able to procure things of the daily need as well. इस टाइप की जो restrictions continued है उसकी वजह से जो poor people है वो लोग इतने लेवल पर suppressed हो चुके हैं कि वो अपने daily needs को भी fulfill नहीं कर पाते हैं. They were offered only the manual jobs which was not just humiliating for them but that also degraded them further in life. अब उन्हें इस टाइप के जॉब्स ऑफ़र की जाती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ह्यूमिलिएशन होती है. इट हैज़ बिन जनरेशन्स ऑफ ऑपरेशन एंड दे आर नाउ वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन एंड सेव देम फ्रॉम दिस एट्रोसिटीज़. जो ये जनरेशन टू जनरेशन उनको ऑपरेस्ड किया जा रहा है इसकी वजह से वो लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मिरेकल हो और ये जो सोसाइटल स्टेटस जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज़ मीन्स होता है अत्याचार, वो उससे वो लोग बच जाए. सो लेट्स नो मोर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. अब हम पढ़ते हैं कैसे मार्जिनलाइजेशन को फेस किया जाता है, कैसे उस सिचुएशन से डील की जाती है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंसेस दैट प्रिवेल्ड इन इट एंड हाउ द वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अराइजिंग फ्रॉम इट
वो पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें सोशल स्ट्रक्चर और जो डिफरेंस है वो बताए गए हैं, कैसे जो कस्टम्स ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो रहे हैं। अभी भी हम लोग अपने जो हमारे फैमिली कस्टम्स होते हैं या हमारे जो कास्ट के कस्टम्स होते हैं, रिलीजन के जो ट्रेडिशंस होते हैं उन्हें ही फॉलो करते हैं जो पहले से फॉलो किए जा रहे हैं। द कास्ट सिस्टम वॉज prevalent in India long time back, which still continues at certain parts of the country। जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में पहले जो डिवाइड किया गया था कास्ट को, वो अभी भी कंटिन्यू है बहुत सारी कंट्रीज़ में या उनकी पार्ट्स में। मार्शलाइजेशन वॉज कॉमन 100 of years back and even today at certain extent। जो मार्शलाइजेशन है वो बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है और अभी भी होता है। At the time of independence, the makers of our constitution felt it as their responsibility to provide a safer and dignified environment for every community, whether big or small, in a country, so that everybody lives a peaceful life with equality and dignity। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन लोगों ने ये फील किया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को एक सेफ और डिग्निफाइड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से कोई किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो, सभी को पीसफुल लाइफ मिले विद इक्वालिटी। मीन सबको इक्वालिटी दी जाए और वो एक डिग्निटी से मेंटेन रहे उन लोगों के बीच में। दैट इज़ द रीज़न वाई नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स वर डीपली इंस्क्राइब्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन बट वेरियस प्रोविजंस वर ऑल्सो मेड फॉर माइनॉरिटीज, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। यही रीज़न है कि फंडामेंटल राइट्स को इतना डीपली इंस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स बनाए गए हैं। इसीलिए जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप हो रही है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि ईच एंड एवरी सिटीज़न फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएँ और किसी के भी साथ इनइक्वालिटी या इनजस्टिस ना हो। चेंजेस नीड टाइम एंड दे ऑल्सो नीड इक्वल एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोशल एंटिटीज़ एंड पीपल। टाइम के साथ चेंजेस ज़रूरी होते हैं। अगर हम पहले के ही थॉट्स लेके बैठे रहें या जो पहले के कस्टम्स चलते आ रहे हैं वही चलते रहेंगे तो नहीं होता है। चेंजेस ज़रूरी होते हैं और उन चेंजेस में इक्वालिटी और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन सभी का होना चाहिए। एज वी मूव इनटू चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस रोल्स एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सोशल एंटिटीज़ लाइक गवर्नमेंट एंड पीपल इन कॉन्फ्रंटिंग मार्शलाइजेशन। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या रोल्स हैं गवर्नमेंट के, पीपल्स के, ताकि वो मार्शलाइजेशन के साथ कॉन्फ्रंट कर सकें। सो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्फ्रंटिंग मार्शलाइजेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी कंट्री के बैकबोन है। सो इट सेफगार्ड्स आवर राइट्स बाय ड्राइंग प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट एंश्योर इक्वल एंड डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। जो वो लोग प्रिंसिपल्स लेके आते हैं, जो उन्होंने लॉज बनाए हैं, उससे वो एंश्योरिटी मिलती है कि इक्वल और डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग मिले ईच एंड एवरी सिटीजन को। द बिगेस्ट रोल प्लेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्फ्रंटिंग मार्शलाइजेशन इज द पावर इट गिव्स टू ईच सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस और कम्युनिटी टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट that they feel would listen to their issues and work towards their betterment, making our country a true democracy। जो बिगेस्ट रोल प्ले करते कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि जो पावर उन्होंने ईच सिटीज़न को दी है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कोई सी भी रिलीजन के हो, उनका सोशल स्टेटस कैसा भी हो, वो कोई सी भी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, सभी लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट दे फील वुड लिसन टू देयर इश्यूज़ एंड वर्क। और वे ये फील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुनेगी, उनके इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देगी और उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करेगी। एंड मेकिंग आवर कंट्री अ ट्रू डेमोक्रेसी। ओके, सो बिगेस्ट रोल
कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है। इट प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन विद फंडामेंटल राइट्स विच आर इक्वल फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और रिलीजन। उन्होंने जो एवरेज सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं कि सभी को इक्वालिटी दी गई है, वो किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन को बिलोंग करते हो। दिस हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज टू स्टैंड एंड आस्क फॉर इक्वल राइट्स दैट आर लॉफुली प्रोवाइडेड टू दैम बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आदिवासीज हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में इसमें पढ़े थे, तो ये आदिवासीज के लिए, आदिवासीज या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है ताकि उन लोगों को राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस आर राइट्स दैट नो इंडिविजुअल और एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इन मेजोरिटी कैन टेक अवे फ्रॉम दैम। ये जो राइट्स हैं ये कोई भी मेजोरिटी कम्युनिटी के पीपल उनसे छीन नहीं सकते हैं। The marginalized groups have taken in account these fundamental rights to bring to the notice of government to recognize the issues and injustice done to them and to enforce the laws to protect them। अगर उन्हें कभी भी ऐसा फील होता है कि हमारे राइट्स नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं तो वो लोग इस जो लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए, उसके लिए वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। The Constitution also keeps in mind that even though we are an independent democratic nation, there is still marginalization of various communities that need safeguarding। Constitution को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा, उसमें अभी भी मार्जिनलाइजेशन होता है, तो उन्हें सेफगार्ड करने की नीड है। Thus, our Constitution provides various laws that prohibit any kind of discrimination on the basis of caste, race, sex, birthplace और religion। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे लॉज प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है वो प्रोहिबिट हो, किसी भी बेसिस पे हो वो। आर्टिकल 15 ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन एंड द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। जो आर्टिकल 15 है, ऐसे आर्टिकल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो लॉज बनाए गए हैं उनके अंदर हर आर्टिकल के अंदर किसी भी तरह का जो इनइक्वालिटी शो होती है वो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। सो आर्टिकल 15 जो है उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है चिल्ड्रन के साथ या वीमेन के साथ, तो उसके लिए वो प्रोटेक्टिव मेजर्स उनमें बताए गए हैं। वेलफेयर सोशली और बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस है हमारी सोसाइटी में, उनके वेलफेयर के लिए। This article also supports reservations in the country under the clause protective discrimination। इस आर्टिकल के अंदर जो रिजर्वेशंस दिए गए कंट्री में, उनके जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए भी मेजर्स बताए गए हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं। दिस गिव इक्वल राइट्स टू दलित्स फॉर एजुकेशन, टू एंटर द रिलीजियस प्लेसेस and to use public facilities। Untouchability was declared as a punishable offense। जो दलित्स होते हैं उनके लिए इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि उनके जो चिल्ड्रन हैं उन्हें भी इक्वल एजुकेशन मिले, वो लोग रिलीजियस प्लेसेस में एंटर कर सकें एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी वो लोग यूज़ कर सकें। अनटचेबिलिटी जो है वो एज अ पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। सपोज़ आप किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेव करेंगे तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसके लिए आपको पनिश किया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द रिलीजियस एंड अदर रिलेटेड व्यूज़ एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेफगार्ड्स पीपल्स राइट टू फॉलो एंड प्रैक्टिस दैम फ्रीली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनसे रिलीजन से रिलेटेड कोई भी व्यूज़ हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो डिफरेंट रिलीजन्स के, तो उन्हें सेफगार्ड किया जाता है। दिस गिव्स दैम फ्रीडम टू परस्यू देयर रिलीजन एंड इट्स रिलेटेड कस्टम्स एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। सभी को फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, अपने कस्टम्स को एंजॉय करें एंड अपने कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाएं। The makers of our constitution put in their efforts to remove the social evils from independent India and make our country a place where all citizens are treated equally। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने एफर्ट्स लगाए हैं बहुत ज़्यादा ताकि वो हमारी सोसाइटी में जो सोशल एविल्स है उन्हें रिमूव कर सके और हमारी कंट्री को ऐसी प्लेस बनाए जहाँ पर सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए।
बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ सिनेरियो। लेकिन फिर भी ये एक रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है। अभी भी हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, इनजस्टिस भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। Our constitution lays down principles and values, but without the support of government, progressive organizations and people of country, marginalization could not be ruled out. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रिंसिपल और वैल्यूज़ बनाए गए हैं, लेकिन बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बिना सिटीजन्स के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मार्जिनलाइजेशन फिर भी होता है। गवर्नमेंट मेक लॉज एंड ऑल्सो मेक स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। Government form various communities for rights and values to take notice of plight of marginalized and also take strict and necessary actions against it. गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनाई हैं उनके राइट्स के लिए, उनके वैल्यूज़ के लिए, जो कि नोटिस करे कि कहीं मार्जिनलाइजेशन ना हो, और कोई अगर करता भी है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाए। नाउ लेट्स फाइंड आउट। Here is a letter written years ago at the time of independence by a small girl sharing the kind of life she leads as a minority. ये एक लेटर लिखा गया एक छोटी बच्ची के थ्रू, कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। रीड हर लेटर एंड राइट अ रिप्लाई इन योर नोटबुक टू एड्रेस अ कंसर्न कंसिडरिंग व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग सो फार। सो हम लेटर पढ़ते हैं। It is 10th August and it has been month that we have been hearing that British are leaving our country and India will now be an independent nation. 10th August को ये लिखा गया है लेटर, और ये वही मंथ है जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे और इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन रहा था। Some people are saying that the new India will not be same as the current India. कुछ पीपल्स बोल रहे थे कि अब जो न्यू इंडिया है ये पुराने इंडिया जैसा नहीं रहेगा। देयर विल बी नो कास्ट सिस्टम एंड ऑल पीपल विल बी फ्री एंड ट्रीटेड इक्वली। कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर, और सभी पीपल फ्री होंगे और इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। नो वन विल बी मिस ट्रीटिंग अस एनीमोर एंड वी विल ऑल लिव इक्वली एज हाई कास्ट पीपल। अब कोई भी हमें मिसट्रीट नहीं करेगा और हम सब इक्वली रहेंगे जैसे हाई कास्ट पीपल लोग रहते हैं। I find this idea interesting but very vague and almost impossible. I have never imagined a life like this. उसे बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा ये कि ऐसा होगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। When I asked them how will this happen, they tell me that our country will have a new government that will make sure that this kind of a new India is made fair. All of us will be treated equally. उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता, तो उसने बताया कि जब हमारी न्यू गवर्नमेंट बनेगी कंट्री की, वो ये श्योरिटी देगी कि न्यू इंडिया जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। डियर फ्रेंड, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू इन द फ्यूचर टू नो इफ़ योर लाइफ इज़ बेटर देन द लाइफ आई एम लीडिंग टुडे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट इज एंड हाउ इट कैन मेक लाइव्स ऑफ पीपल लाइक अस बेटर। वाई विल पीपल लिसन टू दैम एंड स्टॉप फॉलोइंग व्हाट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ईयर्स। तो पूछती है कि मैं ये लेटर लिख रही हूँ, मुझे तो फ्यूचर पता नहीं कि क्या होगा, कैसी गवर्नमेंट बनेगी, कैसे बनती है, और कैसी लोगों की लाइफ पहले से बेटर हुई या नहीं। ओके, सो अब फ्यूचर से वो रिप्लाई कर रही है। फ्रेंड, आई होप यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड आर लीडिंग अ लाइफ दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स. I want to share about my life here, my views and my concerns about the future with you today. अब वो बोलती है आई होप आप हैप्पी हैं, सेफ हैं और एक अच्छी लाइफ लीड कर रही हैं, कोई भी ट्रबल्स नहीं आपके लाइफ में, और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़, मेरे कंसर्न्स फ्यूचर के। आई बिलोंग टू लोअर कास्ट दैट डजेंट हैव मैनी पीपल इन दिस विलेज. मैं एक लोअर कास्ट को बिलोंग करती हूँ और मेरे विलेज में बहुत ज़्यादा पीपल नहीं हैं. सिंस माई बर्थ आई हैव सीन माई फैमिली मेम्बर्स, सो मेम्बर्स डू लोली जॉब्स. मैं अपने बर्थ से देख रही हूँ कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो लो जॉब्स करते हैं, जहाँ पर हाई कास्ट पीपल रहते हैं उनके घरों में. आई हैव सीन दैम गेट ट्रीटेड बैडली फॉर द मोस्ट ट्राइवियल एंड पिटी थिंग्स
सच एज एंटरिंग अ हाई कास्ट पर्सनस हाउस। उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है जब वो लोग हाई कास्ट पर्सन के घर में एंटर करते हैं। कुछ महीनों बाद मैंने अपने फादर को देखा कि उन्हें मारा जा रहा है क्योंकि उनसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने ग्लास को टच कर लिया था। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी सी फ्रॉम पीपल ऑफ आवर कंट्री। इस टाइप का बिहेवियर हम अभी भी देखते हैं हमारे कंट्री के अंदर। ब्रिटिश हु रूल अस हैव नॉट मेड आवर लाइफ्स ईजियर। जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया है हमारे इंडिया पर, तो उससे हमारी लाइफ ईजियर नहीं रही। देयर इज़ अ प्लेस नियर साहब्स होम वेयर ऑल ब्रिटिश पीपल कम एंड हैव टी ऑफ फूड। ये जो साहब वाला घर है वहाँ पर ब्रिटिशर्स आते थे, यहाँ पर वो लोग टी लेते थे, फूड लेते थे। आई हैव बीन वॉचिंग अ साइन पोस्ट आउटसाइड एंड डोर फॉर ईयर्स दैट सेज डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वहाँ पर जो बाहर बोर्ड रहता था वहाँ पर ऐसा लिखा रहता था कि यहाँ पर डॉग्स और इंडियंस दोनों ही अलाउ नहीं हैं। It is very saddening to see all this. I and my sister have grown with the fear of getting mistreated or beaten up for mistakes we are never able to understand. ये बहुत ही सैड है। मैं और मेरे सिस्टर हमेशा डर में जीते थे कि कहीं हमें मिसट्रीट ना किया जाए, कभी हमें मारा ना जाए हमारे मिस्टेक्स के लिए। As we belong to lowly class caste, we were not allowed to go to school and get education. हम लो कास्ट को बिलोंग करते थे तो हमें कभी भी एजुकेशन नहीं मिली, हमें स्कूल जाना अलाउ नहीं था। हमें जो आई ऑलवेज यूज टू सी अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज गो टू स्कूल एंड रीड बुक्स विद सो मैनी पिक्चर्स इन दैम। हम लोग देखते कि हमारी एज के जो दूसरे बच्चे जो हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं। लकीली द मेम साहब अंडर होम माई मदर वर्क इज़ अ वेरी काइंड वीमेन। जो मेम साहब थी जहाँ पर उनकी मम्मी काम करती थी, उनके यहाँ पर वो बहुत ही काइंड वुमेन थी और वो ब्रिटिश वुमेन भी थी और लवेबल भी थी। उन्होंने पढ़ाया उन्हें और उनकी लिटिल सिस्टर को कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। सो मैं ये लेटर लिख पा रही हूँ। सो ये एक सीन बताया गया है, लेटर लिखा गया बच्ची के थ्रू जो कि लो कास्ट को बिलोंग करती है। Okay, now let's know more role of government in confronting marginalization. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें? India has come out of the age-old social inequalities with the framing of constitution that stands for equality just for all. इंडिया जो है वो एक ओल्ड सोशल इनइक्वालिटीज़ जो चलती आ रही है उससे बाहर निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जो कि वो लोग इक्वालिटी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं जस्टिस के लिए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है जहाँ पर पीपल खुद गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी सिटीजन्स का ध्यान रखे। एज स्टेटेड इन प्रीवियस चैप्टर, पार्लियामेंट प्रपोजेस, डिस्कसेस एंड पासिस लॉज दैट कंसर्न द पीपल ऑफ इंडिया। Similarly, it keeps passing laws and implement policies to protect and safeguard interest of the marginalized. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, पार्लियामेंट जो है बहुत सारे लॉज लेके आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाते हैं ताकि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें सेफगार्ड कर सके और ये मार्जिनलाइजेशन की जो सिचुएशन होती है वो डेवलप ना हो। इसलिए गवर्नमेंट हैव टू डिटरमाइन एंड रिकग्नाइज द इश्यूज दैट दिस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर फेसिंग. It does it by listening to the pleas of people or activities that stand for their rights and minorities, and also by conducting several surveys and making committees that help government understand the need of marginalized. इसीलिए वो लोग लोगों की बातें सुनते हैं, जो माइनॉरिटी वाले पीपल होते हैं। सर्वे किया जाता है सब जगह कि कितने पीपल माइनॉरिटी में हैं, कितने मेजॉरिटी वाली कम्युनिटीज़ है, किसके लॉ कि सभी के लिए अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं, किसी के भी राइट्स हर्ट ना हो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज एंड पॉलिसीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेर इट वॉज फेल्ट दैट एनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फेसिंग एट्रोसिटीज और their fundamental rights are under a threat. It has come up with various schemes in different fields such as providing educational pre-matric scholarships to scheduled caste students in class 10th and 9th and 10th. इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस स्कीम्स लेके आती है, जैसे कि एजुकेशनल की स्कॉलरशिप्स दी जाती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाती है। ये स्कीम्स पॉलिसीज़ जो लोग लेके आते हैं वो सोशल जस्टिस और डिग्निटी के लिए वो लोग बनाते हैं
ताकि किसी भी तरह का मार्जिनलाइजेशन ना हो। The government take care of minorities whether religious or tribal and make sure that they are given equal opportunities and to bring their growth at par with the other sections of society. गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो या ट्राइबल कम्युनिटी की हो, और ये श्योर करते हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि उन लोगों की भी ग्रोथ हो अच्छे से, जैसे कि अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की होती है। सो रिजर्वेशन इन इंडिया। Before independence, people belonging to oppressed classes were denied work, education and anything that members of society could easily get. इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था, जो पीपल किसी ऑप्रेस्ड क्लासेस को बिलोंग करते थे तो उन्हें मना कर दिया जाता कि वो कोई काम नहीं करेंगे, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी। After independence, it was not expected that the situations that had existed for years would change overnight. सो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाए, है ना। तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। हैंस वेरियस सजेशंस फॉर डिफरेंट पॉलिसीज स्कीम्स वर मेड सच एज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज़। तो जब डिफरेंट सजेशंस मिलते, वेरियस सजेशंस मिलते हैं लोगों से, तो फिर पॉलिसीज़ बनाई गई, स्कीम्स लेकर आए वो लोग। कौन सी? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती है। Reservation, as the name suggests, was an initiative where seats were reserved for people belonging to scheduled castes, scheduled tribes, or other backward classes, such as tribals in legislature, government jobs, higher education institutions, and so on. Reservation से हमें समझ में आ रहा है, रिजर्वेशन मीन्स किसी भी चीज़ को रिजर्व करके रखना। तो जो सीट्स होती थी वो रिजर्व की जाती थी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो लेजिस्लेचर होती है या गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर इन कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व रहती है। इट वॉज अ मूव दैट हैड बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स। अभी ये एक ऐसा मूव था जिसके बेनिफिट्स भी थे और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। द पर्पस वॉज टू ब्रिंग नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट पावर विद द अदर कम्युनिटीज एंड क्लासेस एंड प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज दैट वर डिनाइड टू देम फॉर ईयर्स। अभी जो सीट रिजर्वेशन वाला स्कीम लेके आए थे, तो ये इसका पर्पस ये था ताकि जो नेग्लेक्टेड सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जिन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, वो लोग ऊपर उठ सके, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। टू इम्प्लीमेंट दिस गवर्नमेंट मेड इट्स लिस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBCs। सो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई कि SC के कितने मेंबर्स हैं, ST के कितने पीपल हैं, OBC के कितने पीपल हैं। और जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रहती है कि सपोज़ 100 सीट्स हैं तो उसमें से 20 सीट्स SC के लिए रिज़र्व है, 26 सीट्स ST के लिए रिज़र्व हैं, 15 सीट्स OBC के लिए रिज़र्व हैं, और बाकी जो सीट्स बचती है वो जनरल कम्युनिटीज़ के लिए होती है ना। When done so, the person become eligible to avail reservation in whichever field he or she has applied to. For higher education, there are generally admission tests or entrance exams conducted for all the applicants. Higher education के लिए जनरली तो admission test या entrance exam होती है। At the time of result, a minimum marks, तो जब रिज़ल्ट का टाइम आता है वहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स का कट ऑफ रहता है कि 100 में से 33% कट ऑफ होता है कि 100 मार्क्स में से 33 तो आपको आने ही हैं, अदरवाइज़ आप फेल हो गए, है ना। तो जो कट ऑफ मार्क की जो स्कीम होती है उसमें इन क्लासेस को रिलीफ मिल जाता है थोड़ा, कि सपोज़ जनरल वालों के लिए 33% कंपलसरी है तो इन क्लासेस के लिए 30% कर दिया। ऐसे कुछ स्कीम्स रहती हैं। Under the reservation policy for SC, ST and OBC, government decides a cut-off mark which is usually lower than other, but ensure that not all students belong to minority communities get admission directly, but only the ones who perform well to come above the cut-off mark decided by the government. Okay, so ये cut-off mark का जो डिसाइड किया जाता है वो लोअर होता है जनरल के कंपैरिजन में, और ये इंश्योर किया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उन्हें डायरेक्टली एडमिशन ना मिले, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर चला जाता है, उन्हें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, अंडरस्टूड।